सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत आनंद से होंगे। आज मैं ध्वनि का एक और पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करूंगा कि ये पार्ट आपके जीवन के पहलुओं को भी छुए। तो लेट्स मूव, देखते हैं हम लोग। और हमेशा की तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका प्यार हमें धीरे धीरे मिल रहा है और हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। आपका एक शेयर हमें 10 गुना मोटिवेट करता है, तो कृपया शेयर करते रहें। और इस पार्ट में मैं आपको ध्वनि के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। मैंने इससे पहले जो पार्ट बताया हुआ है, मैंने इससे पहले जो भी आप लोगों को समझाया है जो कि क्लासेस में, वो कुछ इस तरह से है कि भाई सबसे पहले हमने तरंग की बात की थी कि माध्यम में कुछ विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसको तरंग कहते हैं। तरंग दो प्रकार की बताई थी, एक विद्युत चुंबकीय तरंग और एक यांत्रिक तरंग। फिर यांत्रिक तरंग में भी दो तरंग बताई थी। एक वो होती है अनुप्रस्थ, जब माध्यम के कण और तरंग संचरण की दिशा दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो ये कौन सी होती है? ये ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग। इसी तरह से जब कण संचरण की दिशा और तरंग संचरण की दिशा एक ही दिशा में, एक ही दिशा के अनुदिश हो, तो वो क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंग। तो ये तो मैंने तरंग के बारे में बताया था। अच्छा, इसके बाद एक और चीज मैंने आपको बताई थी ध्वनि के बारे में। ध्वनि के फैक्टर बताए थे। एक मैंने आपको आवृत्ति बताई थी। ये भी बताया था कि किसी भी ध्वनि की आवृत्ति कभी नहीं बदलती। जब बदलती है तो वो अलग सुनाई देने लगती है। हमारे कान ध्वनि के उस विभेद को महसूस कर पाते हैं। यानी आपके अलग अलग मित्रों की जो आवाज होगी वो इसलिए अलग अलग है क्योंकि उसकी जो ध्वनि की आवृत्ति है वो अलग अलग होगी। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। एक और चीज, न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल से रिलेटेड पॉइंट्स भी बता दिए थे। और अगर किसी ने क्लासेस नहीं देखी है तो कृपया लिंक में, सब्सक्रिप्शन में आप जाएं। सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इसके लिंक भी मिलेंगे जो पुरानी हमारी जो क्लासेस हैं, और इसके अलावा जो टेस्ट कंपटीशन एग्जाम के लिए फॉलो होता है जो सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में, वो सारा भी आपको वहां अवेलेबल मिलेगा। आप अपनी तैयारी स्वयं कर सकते हैं बिना किसी की मदद से। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारा सभी लोगों का ज्ञान के आधार पर इतने प्रश्न दिए होते हैं कि आप प्रैक्टिस करते 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 आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप कोई और काम करें। डिप्रेस होने तक का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको हमेशा आगे से आगे बढ़ाती रहेंगी। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो क्लास है। क्लास के अंदर सभी लोग उपस्थित हो और देखें इसको। तो ये देखिए ध्यान से, सबसे बढ़िया चीज जो है ध्वनि में वो है ध्वनि को सुनना, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। इसके अलावा भी अगर कोई पार्ट रह गया हो तो कृपया बताना ना भूले। मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को एक क्लास बता दूंगा। ध्वनि की तीव्रता ये हमारा अंतिम भाग है। मैंने सोचा इसको थोड़ा सा अच्छे से बताया जाए क्योंकि प्रदूषण से संबंधित है ये पार्ट। ध्वनि की तीव्रता क्या से नापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में, यानी कि डीबी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, डेसिबल में नापी जाती है। डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है। मनुष्य 0 डेसिबल से सुनना प्रारंभ करता है। डेसिबल, 0 डेसिबल से सुनना प्रारंभ करता है और काफी लंबा चौड़ा हिसाब किताब है मनुष्य का। सुनते जाता है। रात के समय एकदम शांति में 40 डेसिबल तक की आवाज पे सेफ रहता है। ये बात ध्यान रखना, 40 डेसिबल तक की आवाज पे मनुष्य रात्रि काल में सेफ रहता है, सेफ सो सकता है। मनुष्य की जो सामान्य बोलचाल की जो रूटीन, जो हमारे घरों में जो आसपास जो बोलचाल की जो ध्वनि की तीव्रता है वो लगभग 50 से 55 डेसिबल तक होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है ना, आप सबके लिए है कि जो आम बोलचाल की जो है वो कितने होती है। तो इस पे से प्रश्न बन सकता है कि घरों में सामान्य बोलचाल की ध्वनि की तीव्रता कितने डेसिबल की होती है। तब वो आपको जो ऑप्शन है ना वो कुछ इस तरह से देगा। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन मिल जाएगा 50 से 55 डेसिबल। दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा 90 से 110 डेसिबल। तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा 0 से 20 डेसिबल। और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरह के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं मिलेगा कि एक ऑप्शन 50 हो जाए, एक 55 हो जाए, ऐसा कभी नहीं मिल सकता है। वो रेंज ही मिलेगी आपको इस तरह से। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? समय देने की जरूरत नहीं, सब लोग अच्छे से जानते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, 50 से 55 डेसिबल तक। ठीक है, अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। 60 डेसिबल पर मनुष्य आसानी से कोई भी कार्य, 60 डेसिबल की आवाज मनुष्य के लिए सबसे सेफ मानी जाती है। हालांकि बहुत सी किताबों में लिखा है कि 80 डेसिबल तक की जो आवाज होती है वो मनुष्य के लिए सेफ होती है, लेकिन 80 डेसिबल की आवाज में मनुष्य ज्यादा देर नहीं रह सकता है।
अगर 2 से 3 घंटे 80 डेसिबल की आवाज में रहे तो मनुष्य के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण अब यहां से स्टार्ट होता है। अब देखिए क्या होता है, जो लोग खदानों में काम करते हैं, जो लोग कल पुर्जों में, कल कारखानों में काम करते हैं जहां 24 घंटे मशीनें चला करती हैं, उसकी जो साउंड होती है वो लगभग 100 डेसिबल के आसपास होती है। 100 डेसिबल के आसपास की वो आवाज होती है, ध्यान से सुनना। इसके अलावा जो एरोप्लेन या जो एरोप्लेन की उतरने की आवाज होती है वो 160 डेसिबल से भी ज्यादा होती है। और जो रॉकेट लॉन्चिंग की जो आवाज होती है वो 180 से 200 डेसिबल के भी ऊपर की आवाज होती है। बड़ी खतरनाक आवाजें होती हैं। अब इस ध्वनि की तीव्रता को समझते हैं क्या होती है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि किसी भी चीज की 10 डेसिबल आवाज है। अब उस आवाज को स्टैंडर्ड मान के प्रत्येक आवाज का जो 10 गुना भाग है, क्योंकि 10-10 डेसिबल बढ़ता है, ये नहीं कि आप 1 डेसिबल बढ़ाए। मैं ये 50 से 55 मैं इसलिए बोल रहा था, एक्चुअल में 50 से 55 जो डेसिबल है ये नॉर्मल बोला जाता है। 50 से 60 भी हो सकता है, मतलब कोई वो नहीं है। 10-10 डेसिबल हमेशा बढ़ोतरी होती है। हम जब भी किसी भी आवाज को देखते हैं तो 10-10 डेसिबल की बात करें, 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 30 डेसिबल। तो अगर 10 डेसिबल की आवाज है और उसके ऊपर कोई 20 डेसिबल की आवाज है, इसका मतलब कि वो 10 डेसिबल और है, यानी वो 100 गुना आवाज और है। यानी प्रति 1 डेसिबल में 10 गुना आवाज बढ़ जाती है, मतलब उससे 10 गुना आवाज बढ़ जाती है। ये बात हमेशा ध्यान देने वाली बात है। तो मतलब काफी आवाज हो जाती है। तो यदि हम 10 गुना, अगर हम 80 डेसिबल पे सेफ हैं मान लो किसी कारण से, तो इसका मतलब इससे 100 गुना आवाज हो जाएगी 90 डेसिबल, और उससे भी 100 गुना आवाज जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 100 डेसिबल। तो आप देखिए जैसे जैसे आवाज उतने गुना बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे कान की जो श्रवण क्षमता है, सुनने की जो ताकत है, वो धीरे धीरे घटती जाती है। इसके कुछ नुकसान होते हैं, बड़े ही खतरनाक नुकसान होते हैं। मैं आप लोगों को सब शेयर कर रहा हूं आराम से, आप लोग भी ये सबके साथ शेयर करें। एक्चुअल में क्या होता है, आज ध्वनि प्रदूषण से हर आदमी परेशान है। ध्वनि प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो है व्हीकल्स, वाहनों में ये जो प्रेशर हॉर्न लगाए जाते हैं, या आजकल मल्टी टोन प्रेशर हॉर्न लगाए जाते हैं, जिनपे गवर्नमेंट ने बैन भी लगाया, लेकिन उसके बाद भी धड़ल्ले से लगते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता लगता कि भी एक्चुअल में इसका कितना बड़ा साइड इफेक्ट है। क्योंकि हमें तो वो साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं ना, जो साइड इफेक्ट हमें सामने से दिख जाए। किसी को उल्टी आ जाए तो वो अरे ये तो साइड इफेक्ट हो गया, किसी का जी खराब होने लग जाए ये साइड इफेक्ट हो जाए, वो दिखता है। लेकिन परमानेंटली शहने शहने धीरे 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 जब किसी को साइड इफेक्ट दिखाई देता है, वो साइड इफेक्ट किसी को दिखाई नहीं देता। अब मैं आपको बताता हूँ कि ध्वनि प्रदूषण के कितने खतरनाक इफेक्ट होते हैं। आपको पता है ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा की शिकायत होती है, सिरदर्द, अनिद्रा, माइग्रेन तक की प्रॉब्लम होती है। और यही नहीं, आपको पता है ध्वनि प्रदूषण से हार्ट की समस्याएं होती है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण, नींद ना आना, स्ट्रेस रहना, हाई बीपी की जो शिकायत होती है, 99% हाई बीपी की शिकायत इसी वजह से आती है। चिड़चिड़ापन, आप देखते हैं ना मार्केट में चुपचाप से एक आदमी आराम से चल रहा होता है अपने व्हीकल से, है ना, और आप थोड़ा सा छेड़ दो उसको, हल्का सा नमस्कार भाई जी कह दो, फिर देखो ऐसे करके देखेगा जैसे मतलब आपने उसके कोई मतलब बुरा कर दिया हो। मतलब कोई भी आदमी ढंग से बोल के राजी नहीं। इसका रीजन क्या है? यही, क्योंकि हम तो शोर में रहते हैं। कल को कोई अपने घर में डीजे बजा देता है, डीजे 130 से 150 डेसिबल की आवाज में बजता है, और देखिए कम से कम 4 से 5 घंटे बजता है। सोचिए कि मतलब एक छोटे से आनंद के लिए हम मतलब आसपास के सभी लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं। क्योंकि प्रदूषण किसको कहते हैं, शोर किसको कहते हैं? शोर की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो ध्वनि जो कानों को अच्छी नहीं लगती है, वो म्यूजिक नहीं कहलाती है। म्यूजिक तो वो होता है जो कानों को अच्छा लगता है। वो ध्वनि जो कानों को अच्छी नहीं लगती है, उस ध्वनि को हम लोग कहते हैं शोर। तो जब आपकी साउंड 80 डेसिबल से ऊपर पहुंचती है तो भाई वो शोर बन जाता है ना। चाहे तो ये जो डेली जो है भोपू बजाते हुए आते हैं कूड़ा चूकने वाले, वो हो, क्योंकि उनको पता है भाई धीरे धीरे भी बजाओगे तो भी लोग तो भाई बाहर आ ही जाएंगे। एक बार गाना गा दो बस 10 मिनट के लिए, उसके बाद सब लोग आ जाएंगे। लेकिन नहीं, कोई इस छोटी सी चीज पर फोकस ही नहीं करता है, जबकि यही सबसे बड़ी चीज है फोकस करने वाली। आज हम दुनिया को क्या दे सकते हैं? आज दुनिया को खुशी दे सकते हैं। और खुशी कैसे दे सकते हैं? चुप रहकर। खुशी कैसे दे सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण को शांत करके। क्योंकि ये मजाक की बात नहीं है। बहुत सारे शहरों की जो औसत ध्वनि की जो रेंज है वो 100 डेसिबल से ऊपर पहुंच चुकी है। अर्थात 99% लोग चिड़चिड़े हो चुके हैं, 99% लोगों को अनिद्रा और दूसरी शिकायतें हो गई हैं। यहाँ तक कि अगर 120 डेसिबल की अचानक से आवाज आए तो गर्भपात हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। आने वाले मनुष्य का जीवन संकट में पड़ सकता है, जीवन भर के लिए
रोने का पश्चाताप हो सकता है। ये किसकी वजह से होता है? ध्वनि प्रदूषण के लिए। हम इसको हल्के से नहीं ले सकते। तो इसीलिए कभी भी वाहनों का जो हॉर्न है उसका विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत तेज साउंड पैदा होता है, बहुत हाई डेसिबल का साउंड पैदा होता है, और वो डेसिबल हमारे कानों के लिए अत्यंत खतरनाक है, अत्यंत। और हॉस्पिटल के पास आप स्वयं देखिए, हॉस्पिटल हो गया है ना, छोटे मोटे स्कूल्स हो गए, बच्चों के स्कूल्स हो गए, बच्चों के रहने के प्ले स्कूल्स हो गए, दूसरे वृद्धाश्रम और इतनी चीजों की, इसके आसपास सब जानते हैं कि वाहन का हॉर्न बजाना मना है। भाई वो थोड़ा सा तो एरिया होता है, आप 20 की स्पीड में चला लें, आप 30 की स्पीड में चला लें, हॉर्न कम बजाएं, धीरे बजाएं, है ना। आपको पता है इन जगहों पे अगर जुर्माना लगता है तो 200 रुपए से अधिक का भी जुर्माना लग सकता है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं भी ट्रैफिक के क्या नियम है, उसके बावजूद भी ट्रैफिक वाले उन जगहों पे कभी भी रेड नहीं मारते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबको साथ में मिलके करना है। हमारा समाज एक दूसरे से बंधा हुआ है, तो अगर हम इस ध्वनि की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय ये कि जहां तक संभव हो व्हीकल से बचे। अब मैं जो बोल रहा हूं ना वो बहुत ही ज्यादा खास है। व्हीकल से बचे, ज्यादा से ज्यादा साइकिल का प्रयोग करें, क्योंकि इससे बड़ा आदमी जो है ना स्वस्थ रहता है, और कई प्रकार पेट्रोल भी बचता है, हमारे पैसे भी बचते हैं, और खैर पैसे ना भी बचे तो भी एक इंसान की हेल्थ मिलती है, करोड़ों अरबों रुपए की हेल्थ मिलती है अगर सुबह शाम आप साइकिलिंग करके अपना कार्य करें। जैसे दूध लाने का कार्य है ना, शाम को कहीं किसी के पास जाना है या कोई और कार्य है, तो ऐसे भाईचारे में आराम से साइकिल चला के कम से कम सुबह शाम तो आप जा ही सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे बहुत बड़ी, मतलब आपने एक छोटा सा काम किया, लेकिन उससे हमारे समाज में इतनी बड़ी चीज गई, इतनी बड़ी चीज गई। कम से कम आप अपने शहर के 100 डेसिबल की आवाज को अगर सब मिल गए तो 100 डेसिबल की आवाज को 80 डेसिबल तक पहुंचा सकते हैं। आप इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं। और हजारों लोगों का सर दर्द, अनिद्रा, रात को नींद नहीं आती है, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब नींद नहीं आती है। 100 लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, कोई मनोचिकित्सक के पास भागता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके बाद में धीरे धीरे अल्जाइमर हो जाता है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, सुनने की जो श्रवण शक्ति है वो भी, स्मरण शक्ति तो जाती जाती है, श्रवण शक्ति भी चली जाती है। कुछ लोग कान में ईयरफोन लगा के, अब आपको बताऊं जो हेडफोन होता है उसका 100 डेसिबल तक की आवाज है, कान के एकदम पास में जाके बोलता है। तो जो लोग मतलब रात को लगा के सो जाते हैं, या जो लोग संगीत सुनने के चक्कर में थोड़ा तेज कर देते हैं, ऐसे लोग ऊंचा सुनने लगते हैं। आप स्वयं देख लीजिए। आपको अगर प्रैक्टिकल करना, भगवान ना करे कभी कोई प्रैक्टिकल करे, लेकिन अगर एक कान में आप खूब तेज ध्वनि लगा के सुने, पुराने टाइम में जो फोन्स आते थे उनके जो हेडफोन होते हैं वो एक कान वाले होते थे, तो आपको अगर कोई ऐसा हेडफोन मिले तो आप एक कान में लगा के और करीब 1 महीना सुन के देखिए, अगले दिन आपके एक कान से कम और एक कान से अधिक सुनाई देने लगेगा। जिस कान में आपने ईयरफोन लगाया वो कान की जो प्रेस हो जाएगी, लगातार आपके कान के पर्दे पर एक ही ध्वनि टन 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 बज रही है, भले वो आपको संगीत लग रही है दिमाग को, लेकिन आपके कान को तो डैमेज कर रही है ना। इसीलिए समय के साथ हर चीज करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जिए, अति हर जगह जो है नुकसानदायक होती है। तो ये चीज समझना पड़ेगा आप लोगों को। जब तक ये चीज आप नहीं समझेंगे तब तक कभी भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये बात मुझे आज बतानी थी, यह आज के टॉपिक का विशेष पार्ट था। वैसे इसमें से प्रश्न कम ही आते हैं। एक प्रश्न ये आता है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने का तरीका क्या है, तो इसका उत्तर आप सब लोगों को पता है। 4 ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, डेसिबल में नापा जाता है, यही इसका उत्तर है। अच्छा, इसके अलावा कई बार ये आ जाता है कि हमारे लिए सबसे सेफेस्ट ध्वनि कौन सी है, तो देखिए अगर 80 डेसिबल दे दे तो बिल्कुल सही है ना। अमूमन वो 60 देगा, लेकिन 60 और 80 दोनों का भी नहीं देगा। अगर 60 और 80 दोनों देगा तो 60 को हम प्रेफरेंस देंगे, 60 से नीचे को प्रेफरेंस नहीं देंगे, ये याद रखना। तो ये चीज जो होती है ये बहुत ही ज्यादा खास है, ये ध्यान रखना। तो यहां से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस स्तर की ध्वनि, किस ध्वनि तीव्रता का जो स्तर है वो हमारे कानों के लिए सेफ रहता है। तो इसका जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। पहला ऑप्शन होगा 100 से 120 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन होगा लगभग 60 से 80 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 40 से 60 डेसिबल, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी सुनने में सेफ हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे। बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप सब लोग जानते हैं आज की क्लास तो इसीलिए थी ताकि आप लोगों को थोड़ी सी इस मामले में शिक्षा दी जाए। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, 60 से 80 डेसिबल, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बड़ा ही शानदार है। क्या है कि अचानक से ध्वनि की तीव्रता से किसी महिला का गर्भपात हो जाता है,
तो वो ध्वनि की तीव्रता रही होगी। पहला ऑप्शन 100 से 120 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन 120 डेसिबल अथवा उससे अधिक की अचानक ध्वनि, तीसरा ऑप्शन 80 से 100 डेसिबल में लगातार कई दिनों तक रहना, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर सोच के बताइएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन लगभग ठीक लग रहे हैं। इनमें से सही ऑप्शन बताइएगा आप लोग। आपका समय शुरू होता है 1 2 3 4 और ये आपका समय हो गया 5। तो अब देखिए जरा ध्यान से, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि अचानक से जो ध्वनि होती है 120 डेसिबल या उससे अधिक की अचानक जो ध्वनि होती है उससे गर्भपात होने की संभावना रहती है। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है शानदार, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां ध्वनि प्रदूषण से हो सकती हैं? पहला ऑप्शन है अनिद्रा, बेचैनी, दूसरा ऑप्शन चिड़चिड़ापन, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको जिस हिसाब से बताया है आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। बिल्कुल, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। एकदम परफेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने, बधाई हो आप लोगों को। ईश्वर आपको हमेशा कामयाब रखे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि प्रदूषण का कारण है? पहला, शहरों का औसत ध्वनि तीव्रता 100 से ऊपर बढ़ना। दूसरा, शहरों में प्रेशर साउंड मतलब प्रेशर हॉर्न की खपत बढ़ जाना। तीसरा ऑप्शन, ध्वनि की तीव्रता 120 डेसिबल या उससे अधिक की बने रहना। या चौथा, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर अगर आप लोग दें तो मैं मान जाऊंगा कि आपने मेरी बातों को गहराई से सुना है। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, कारण पूछा था तो कारण क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा थर्ड, यानी कि 120 डेसिबल से अधिक में रहना। आप रह रहे हो, इसका मतलब बाकी सब तो ठीक है, कारण ये है कि आप रह रहे हो तब ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। अगर आप नहीं रहोगे उसमें तो उसको ध्वनि प्रदूषण नहीं माना जाएगा। ये भी एक खास बात है। मतलब आपने एक साउंड प्रूफ कमरा बना रखा है, उसके अंदर हवा फिल्ट होके आती है और आप उसमें बैठे और शहर में प्रदूषण हो रहा है और आप उसमें परमानेंटली बैठे, तो उस ध्वनि प्रदूषण का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मतलब शहर में ध्वनि प्रदूषण है तो उस ध्वनि प्रदूषण को मतलब आप अपने परिप्रेक्ष्य में उसको कारण नहीं बोल सकते। कारण का मतलब कि उसमें रहना ही कारण होता है, कि मतलब आप उसमें रह रहे हैं, देन आप उस ध्वनि प्रदूषण को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसा तो कमरा बनाना इम्पॉसिबल है, ऐसा तो कमरा हो नहीं सकता भाई। कहीं ना कहीं से तो कोई, कभी शादी विवाह है, कभी दूसरा है। अच्छा, मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि आप मधुर ध्वनि में सुनते हैं किसी बात को, वो तो सही लगता है, लेकिन इतना चिल्ला चिल्ला कर ये समझ नहीं आता। ये चिल्ला कर मतलब दूसरों को क्यों परेशान करो? क्योंकि आज के जमाने में क्या है, आपकी खुशी आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है ना? दूसरों के लिए होगी तो वो आपके पास आएगा, है ना? चुपचाप से आएगा, आपको नमस्कार करेगा, नमस्कार करने के बाद आप बैठेगा, भोजन करेगा, आपके साथ खुशियां बांटेगा। तो आपने जिन 50 60 10 100 150 लोगों को शादी में बुलाया, दूसरे में बुलाया, वो आराम से भाईचारे से उनको खिलाइए पिलाइए, उनका एंजॉयमेंट और भी हो सकता है। ये थोड़े ही कि आप बाकी 130 करोड़ जनता को दुखी करेंगे, बाकी जो आपके आसपास के लोग रहते हैं उनको दुखी करेंगे। वो तो आशीर्वाद तो क्या देंगे, वो फिर एक बार तो आदमी को गुस्सा ही आता है कि भाई ये क्या तरीका है भाई। आप हम लोग यहाँ पर बैठ के कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई आराम से मैं आपके सामने क्लास ले रहा हूँ, अचानक से कोई बहुत तेजी से टू करता हुआ बहुत तेजी से बजाता हुआ आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि भाई आप अभद्र हैं, यही है ना मतलब इसका। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए प्रत्येक नागरिक को कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं अपने सभी छात्रों से आह्वान करूंगा, देशवासियों से आह्वान करूंगा कि ध्वनि प्रदूषण को कृपया कम करें और कम करने में सहयोग दें। ईयरफोन्स का प्रयोग कम से कम किया जाए, बातचीत करने में किया जाए तो ही बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? और साउंड म्यूजिक को बहुत कम सुना जाए। म्यूजिक को मतलब ये नहीं कह रहा कि सुनना ही बंद कर दो, सुनने से आदमी का दिमाग अच्छा होता है, सुना जाए लेकिन कम डेसिबल पर सुना जाए। करीब 40 से 50 डेसिबल 55 डेसिबल पे अगर आपने उसको सुनना स्टार्ट कर दिया ना, तो यही म्यूजिक आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, आपके लिए एक संजीवनी बूटी का कार्य करेगा, आपके डिप्रेशन को कम करेगा। लेकिन दिक्कत ये है ना कि हमें फिर मजा नहीं आता है, फिर हम थोड़ा थोड़ा तेज करते करते इतना तेज कर देते हैं कि फिर सामने वाला भी परेशान हो जाता है। तो ध्वनि
को वरदान बनने दीजिए, ध्वनि को अभिशाप मत बनने दीजिए। इसी के साथ ही मैं चित्रकूट त्रिपाठी आप लोगों से आज के लिए आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।